हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रिडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं अंकित और जूली आपके साथ थर्ड T20I इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका इस समय इंडिया का टूर कर रहे हैं, जो कि 16 को स्टार्ट हुआ था एंड 9 को कंक्लूड होगा। ये लॉन्ग टूर तीन मल्टी फॉर्मेट्स को इंक्लूड करता था, जिसमें स्टार्टिंग में ओडीआई सीरीज खेली गई थी 16 से 13 के 16 से स्टार्ट हुई थी, तो वो ओडीआई सीरीज 3-0 से इंडिया ने अपने नाम करी थी। और उसके बाद 28 से 1 को जो टेस्ट खेला गया था, वन ऑफ टेस्ट जो हुआ था चेन्नई में, वो इंडिया ने 10 विकेट से अपने नाम उस विक्ट्री को दर्ज किया था। एंड फाइनली हम T20I लेग पे आ गए थे, जो कि 5, 7 और 9 को स्केड्यूल्ड है, जिसमें 5 को साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली मेडन विक्ट्री अपने नाम दर्ज कर ली। फिर उसके बाद 7 को जो व्हाइट वॉश हो गया मैच, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। 7 को जो मैच हुआ वो जो रेन की वजह से, माफी चाहूंगी, रेन की वजह से वो मैच धुल गया था। उसमें स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका की पारी थी, इंडिया ने टॉस जीता एंड उन्होंने बॉलिंग चूज करी थी। साउथ अफ्रीका की शुरुआत काफी अच्छी हुई। लॉरा वुल्फार्ट और ब्रिट्स के बीच में फिर से एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली थी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही काफी एक अच्छी 43 रन की साझेदारी बनाई, जिसमें एक नया चीज देखने को मिला कि साजीवन साजना, जिनका एक नया एंट्री हुआ, क्योंकि इंडिया ने 4 चेंजेस करे थे। उन्होंने साजीवन साजना को लाया, उन्होंने श्रियंका पाटिल को इंक्लूड किया एंड हमने देखा था कि उमा छेत्री का डेब्यू हुआ, क्योंकि ऋचा घोष को कंकशन की वजह से चोट लगी थी फर्स्ट T20I में। उनकी जगह उमा छेत्री की एंट्री हुई, उनका डेब्यू मैच था एंड साजीवन साजना को मौका मिला और अरुंधति रेड्डी की एंट्री हुई। तो उन लोगों ने ये मैच में हिस्सा लिया, जिसमें उमा छेत्री से ताजमिन ब्रिट्स का एक साजीवन साजना के ओवर में उनका वो स्टंपिंग किया था, बट क्योंकि वो स्टंप की लाइन पे था, इसलिए वो डिसमिसल को नॉट आउट बोल दिया गया। बट उसके बाद फिर से ब्रिट्स स्टंपिंग के ही द्वारा उमा छेत्री ने पर इस बार कोई गलती नहीं करी और उन्होंने ब्रिट्स का विकेट लिया। और इस बार बॉलर हमारी दीप्ति शर्मा थी, उन्होंने ये ब्रिट्स को आउट किया, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में थी एंड 52 रन उन्होंने बनाए। एनिका बॉश ने काफी 40 रन की एक उन्होंने भी पारी खेली एंड एट द एंड साउथ अफ्रीका का 177 फॉर 6 का एक टोटल बना। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन साइड से बॉलिंग में पूजा वस्त्रकर और दीप्ति शर्मा दोनों ने ही 2-2 विकेट्स लिए एंड एंड में श्रियंका पाटिल का भी लास्ट ओवर जो था, उसमें भी उनको एक विकेट मिला था। उनको भी अपनी लास्ट बॉल के स्पेल में एक विकेट मिला था एंड राधा यादव को भी एक सफलता प्राप्त हुई थी। हम देख सकते हैं कि पूजा और दीप्ति का काफी अच्छा प्रदर्शन था बॉलिंग साइड से, बट रेन की वजह से वो शावर्स जो स्टार्ट हुए, तो फिर मैच को वहीं पे रद्द कर दिया गया और इंडिया ने एक भी बॉल नहीं खेली। ये मैच ड्रॉ हुआ। जूली, मैं आपसे बात करती हूँ कि हम देख रहे थे कि ये काफी इंपॉर्टेंट सेकेंड T20I होने वाला था, बिकॉज इधर साउथ अफ्रीका इसको सेकेंड को जीत के इसको व्हाइट वॉश कर सकता था इस सीरीज को, कि उन पे थर्ड भी अगर जीत जाते तो वो मौका था कि हाँ, हम तीनों जीत के व्हाइट वॉश करते, और अगर इवन सेकेंड भी जीतते तो वो 2-0 से वो सीरीज अपने नाम कर सकते थे। पर वो चीज पॉसिबल नहीं हुई एंड ड्रॉ हो गया है। तो अभी लास्ट का सिचुएशन ये है कि इंडिया जीत नहीं सकते हैं, पर वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आई थिंक रेन प्लेड अ स्पॉइल स्पोर्ट, यही हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे काफ़ी देर तक बारिश छुप रही, क्योंकि चेन्नई में प्रेडिक्शन था कि मेरे ख्याल से तकरीबन 76% प्रेडिक्शन था कि बारिश होगी 7 जुलाई को। बट तो भी वी आर थैंकफुल कि पहली इनिंग्स एटलीस्ट पूरी हुई, क्योंकि अगर हम देखें तो टॉस के बाद भी मेरे ख्याल से थोड़ी बारिश शुरू हुई थी और फर्स्ट इनिंग्स की शुरुआत में भी थोड़ा सा डिले हुआ था वेट आउटफील्ड के चलते। बट आई थिंक पहली पूरी इनिंग्स साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी हुई, पूरे 20 ओवर उन्होंने खेले, 177 रन स्कोरबोर्ड पे डाले, जैसे कि आपने कहा। बट आई थिंक फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, आई थिंक वो लोग काफी निराश होंगे, इंडियन टीम और इंडियन फैंस भी, क्योंकि एक अच्छा मैच हमें जरूर देखने मिलता। क्योंकि पहला जो T20 हुआ था, तब आपको याद होगा इंडियन टीम ने 177 रन ही स्कोर किए थे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग्स के बाद इंडियन टीम काफी कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रही होगी शायद कि ये स्कोर चेज हो सकता है उनसे, बट वैसे हुआ नहीं, क्योंकि बारिश के चलते वो मैच कॉल ऑफ हो गई। बट आई थिंक जैसे कि अभी दो ही ऑप्शन है हमारे सामने, क्योंकि एक ड्रॉ हो सकती है ये सीरीज अगर थर्ड T20 इंडिया जीत ले तो,
या अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाए तो वो 2-0 से ये सीरीज हासिल कर सकती है। बट दोबारा हम बारिश की प्रोबेबिलिटी टाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 9 जुलाई का भी फोरकास्ट देखें, जो कि कल होने वाला है, तीसरा T20 है, तो वहाँ पे भी 65% से भी ज्यादा चांस है बारिश का। तो आई थिंक दोनों साइड के प्लेयर्स उम्मीद करेंगे कि बारिश एक दिन के लिए थोड़ा सा पेशेंट हो जाए, थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि एक मैच हमें देखना है। क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज ये हुई थी अभी तक, 3 वनडेज जो हुए थे वो बेहतरीन थे, उसके बाद वन ऑफ टेस्ट वो भी बहुत ज्यादा रोमांचक था, और उसके बाद पहला T20 भी बहुत बेहतरीन था, क्योंकि केवल 12 रन से इंडियन टीम हारी थी। एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हमने देखा था, 350 से अधिक रन हुए थे, और सेकंड T20 भी वैसे ही कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई थी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम ने दोबारा एक अच्छी टोटल सामने खड़ी करी थी, बट वो बारिश की वजह से वो मैच पूरी नहीं हुई। बट आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आई थिंक, गोइंग इनटू द थर्ड T20 है, क्योंकि दोनों मैचेस में अगर हम देखें तो उनकी बल्लेबाजी बहुत सक्सेसफुल रही है, और खासकर टैस्मैन ब्रिट्स दोनों मैचेस में बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाए। लॉरा वुल्फार्ट ने भी अच्छी शुरुआत दी, मारिजान काप को भी पिछले मैच में शुरुआत मिली, और उसके पहले एक अर्धशतक आया था उनके बल्ले से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन रही है। बट आई थिंक फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि बॉलिंग में काफी काम करना जरूरी होगा उनके लिए, क्योंकि सेकंड T20 में अगर हम देखें तो 4 चेंजेस, प्रशस्ति, जैसे कि आपने मेंशन करा था इस डिस्कशन के शुरुआत में, तो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक फोर्स चेंज तो हमें पता था क्या होने वाला था, उमा छेत्री आने वाले थे ऋचा घोष की जगह। बट उनके अलावा 3 बड़े चेंजेस हमने देखे, और उसमें से 2 थे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही। रेणुका सिंह ठाकुर की जगह अरुणधति रेड्डी आई थी, और दूसरा चेंज भी आकाशा शोभना की जगह श्रेयंका पाटिल आए थे। तो वो भी आई थिंक इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं कहूंगी, क्योंकि दोनों जो चेंजेस थे, दोनों जो गेंदबाज थे, श्रेयंका पाटिल हो या अरुणधति रेड्डी हो, उन्होंने भी काफी रन्स खाए, मेरे ख्याल से 37 रन्स दोनों ने मिलकर खाए, और एक विकेट श्रेयंका के नाम जरूर आया था। बट आई थिंक अभी तक जो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जो इंडियन टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, वो अभी तक सेट नहीं हुआ, ऐसे मुझे लग रहा है। आई थिंक तीसरा T20 जो होगा, वहां पे एक फाइनल मौका होगा एशिया कप के पहले इंडियन टीम को अपने बॉलिंग ऑप्शंस सॉर्ट आउट करने का। बट आई फील कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तीसरे T20 में भी, तो आई थिंक दे शुड गो एंड ऑप्ट टू बैट, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि T20 जो हुए में मैचेस, इंडियन टीम ने स्कोर बोर्ड पे रखा नहीं, मतलब अभी तक डिफेंड करा नहीं है स्कोर। तो आई थिंक अगर एक पूरी मैच हमें देखने मिलती है, या टॉस अगर हरमनप्रीत कौर दोबारा जीतती है इस सीरीज के अंदर, तो बल्लेबाजी करना चाहिए तीसरे T20 में। जी, ये देखने को काफी इंटरेस्टिंग होगा कि T20 लेग में क्या होता है, क्या इंडिया, क्योंकि हमने देखा है कि काफी अच्छा फॉर्म है इस समय स्मृति मंदाना का, स्पेशली कि इसी सीरीज में वो 500 रन से अधिक बना चुकी हैं, एंड उनका उन्होंने 7000 रन का जो मार्क था वो इंटरनेशनल रन का, वो इसी सीरीज में टच किया था, एंड 7500 के मार्क से वो सिर्फ मात्र 20 रन दूर थे। तो वो चीज लग रहा था कि शायद इस बार हो जाएगा। आज अगर कल का जो मैच था अगर वो खेलते तो शायद वो 20 रन का आंकड़ा वो पूरा हो जाता। इवन मैं उनकी लॉरा वुल्फार्ट के भी बारे में बात करना चाहती हूँ कि 6000 इंटरनेशनल रन की जो हम एक माइलस्टोन जो चला आ रहा था, तो T20 आईज में लगा था कि शायद वो कंप्लीट होगा, बट कल भी वो मात्र 2 रन से सिर्फ वो शॉर्ट रह गए, एंड वो भी वो रिकॉर्ड रह गया। तो काफी एक इंटरेस्टिंग मैच सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जूली आपने सही बात करी कि रेन यूजुअली स्पॉइल्स द गेम, तो वाला सीन हो गया कि इतना इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने काफी अच्छा टोटल बनाया, देन इंडियन की जब बारी आई उनकी बैटिंग हमें देखनी थी, तो वो चीज हुआ नहीं कि वो इस चीज को कैसे टेक करें। सो अंकित, तो मैं आपसे इस बारे में ब्रीफ में पूछना चाहती हूँ कि आप इनकी लाइक बैटिंग अगर पॉसिबल होती, मान लीजिए रेन नहीं होता, तो क्या आपको लगता है ये टोटल चेज होता? क्योंकि जूली ने मैं जैसे पहले मेंशन किया कि इंडिया ने 177 बनाए थे, सो क्या वो सेम माइंडसेट से इस बार खेलते? क्योंकि उमा छेत्री का भी इंट्रोडक्शन हुआ, एंड अभी हेमलता नहीं थे, तो वो थर्ड वाला स्पॉट कौन खेलता, उनकी जगह वो थर्ड स्पॉट कौन क्लेम करता, कौन खेलता? साजना की एंट्री हुई तो वो कौन से स्थान पे खेलती? तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सी आई फील कि शायद ट्रिकी चेस हो सकता था। आई वोंट से कि शायद साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया जीता, बिकॉज इवेंचुअली मैच नहीं हुआ। बट आई थिंक जिस तरीके का मोमेंटम रहा है, माइट बी आई थिंक साउथ अफ्रीका शायद अपने नर्व्स हेल्ड करता, बिकॉज पिछले मैच में भी आई थिंक जब जब टफ मोमेंट्स आई थिंक देवर बॉलर्स ने उनके स्टेप के ऑब्वियसली बहुत सारे विकेट्स नहीं लिए उन्होंने, बट आई थिंक बाउंड्रीज कंसीडर नहीं करना, आई थिंक दैट इज आल्सो big thing when it comes to T20 format. तो उस लिहाज से obviously I would have said कि शायद South Africa was still like 55-45 in favor of them, but again ifs and buts का खेल है ये, but I think एक बहुत अच्छा मैच था overall, obviously
50% ही देखने मिला बिकॉज इंडिया की बैटिंग नहीं आई, लेकिन उमा छेत्री का हमने वो डेब्यू देखा। ऑब्वियसली फर्स्ट T20 में भी आई थिंक वो कीपिंग कर रही थी आफ्टर ऋचा घोष को जो इंजरी हुई थी, बट आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा पल था बिकॉज आई थिंक इंडिया में शायद कोई भी मेंस क्रिकेटर हो वुमेन्स क्रिकेटर, आई थिंक क्रिकेट इस खेल को बहुत प्यार मिलता है। एंड आई थिंक शायद आप किसी भी डेब्यू प्लेयर से बात करोगे तो उनके आवाज में शायद वो महसूस होता है कि कितना बड़ा पल उनके लिए होता है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से वो आने वाली जर्नी में, बिकॉज हमने देखा कि थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट भी थी जब वो कीपिंग छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा स्टंपिंग किया उन्होंने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज वेरी सरप्राइज कि एक बार फिर इंडिया ने बॉलिंग दिया, आई थिंक विच इज अ बिट कंसर्निंग कि क्या माइंडसेट है। मे बी इट कैन बी वन ऑफ दोस थिंग्स जहाँ पे आप बड़े टोटल्स को चेज करना चाहते हो, या फिर आपकी जो बॉलिंग टीम जो है शायद और इंडिपेंडेंटली गेंदबाजी करना चाहती हो, बिकॉज जब भी डिफेंड की बारी होती है आई थिंक बॉलर्स थोड़े अंडर रेडर होते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर, तो शायद आई थिंक दैट विल बी द पोटेंशियल रीजन। बट क्योंकि अब दोनों बार इंडिया ने बॉलिंग कर चुके, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम टॉस जीते तो हमें बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर साउथ अफ्रीका जीता तो दे माइट आल्सो लुक टू बैट फर्स्ट, बिकॉज दैट इज समथिंग which has worked for them for the last couple of matches. So उनके लिए अच्छे तो वो बैटिंग करेंगे, but it will be interesting one because प्रशस्ति जैसे आपने मेंशन किया कि शायद यहाँ से अब इंडिया जीत नहीं सकता, बट साउथ अफ्रीका के पास एक मौका है कि वो यहाँ से सीरीज जीत जाए, अनलेस ऑब्वियसली अगर रेन आए तो अगर उसके बाद भी वो जीत सकते हैं, बिकॉज एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं। बट आई एम होपिंग कि एक प्रॉपर मैच देखने में, बिकॉज फिर ये नाइंसाफ है इस खेल के साथ कि विदाउट अ मैच आई थिंक ट्रॉफी किसी टीम को दी जाती है। डेफिनेटली एवरीबडी लुक्स की एक मैच होना चाहिए, बिकॉज जब तक वो एक फाइट देखने को नहीं मिलती, वो मैच देखने को नहीं मिलता, तब तक वो क्रिकेट का मजा नहीं आता है। सो एक बार नजर डालते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि यूजुअली मतलब चेंज तो नहीं हुआ, बिकॉज एक वो नो रिजल्ट वाला आंकड़ा इसमें जुड़ गया है। पर इस समय हम लीडर बोर्ड के बारे में बात करना चाहते हैं कि अगर साउथ अफ्रीकन से हम बात करें, साउथ अफ्रीकन साइड से, तो तासमैन ब्रिज के 133 रन हो गए हैं। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है देखने के लिए कि उनका जो इस T20I लेग में जो उनका प्रदर्शन रहा है बैट के साथ, वो काफी बेहतरीन रहा। उन्होंने फर्स्ट T20I में 81 रन की एक पारी खेली जो कि उनकी हाईएस्ट थी। फिर इस बार भी उनको पहले एक स्टंपिंग हुई, बट वो चीज हुई नहीं, वो शायद उनका लक अच्छा था। एंड उमा छेत्री का भी मतलब डेब्यू वाला था, तो मे बी बिगनर्स में गेट अ बिट नर्वस, सो वो चीज में भी हुई हो, एक्साइटमेंट में वो चीज लाइन पे वो हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड टाइम उन्होंने वो कोई गलती नहीं करी एंड उन्होंने ब्रिज को स्टंप किया था। सो वो काफी एक इंटरेस्टिंग था। पूजा वस्त्रकर के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 विकेट हो गए। उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए और उससे पहले भी उन्होंने 2 सफलता अपने नाम हासिल करी है। सो उनका एक अच्छा प्रदर्शन रहा है पूजा वस्त्रकर का इस T20I लेग में। सो लेट्स सी कि अगर मैच होता है लास्ट वाला, सो उसमें कैसा प्रदर्शन होता है सब टीम्स का, दोनों ही टीम्स में बेटर कौन परफॉर्म करके आता है। क्या साउथ अफ्रीका इसको 2-0 से एक सीरीज अपने नाम करती है, या फिर इंडिया इसको 1 टाई करता है 1 ऑल करके। सो ये तो हम बात कर रहे थे इनके, और मैंने अभी पूजा वस्त्रकर का नाम लिया है। सो लेट्स लुक एट हर डैशबोर्ड एंड हैव अ लुक कि उनके क्या स्टैट्स है T20Is में, क्योंकि इसमें काफी एक अच्छा उनका बॉलिंग का प्रदर्शन रहा है। एंड इससे पहले भी पूजा वस्त्रकर ने काफी विकेट्स लिए हैं। सो जूली, आपसे शुरुआत करते हैं। पूजा वस्त्रकर के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि एज एन ऑलराउंडर हमने देखा है कि शी ऑलवेज परफॉर्म्स, बैटिंग का अभी इतना मौका नहीं मिला पूजा को, पर हमने देखा है कि जब बैटिंग भी करती हैं तो काफी बाउंड्रीज हिट करती हैं, अच्छी पावर हिटर हैं। एंड बॉलिंग से तो उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को प्रूव किया ही है। सो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पूजा वस्त्रकर अगर हम देखें, जैसे कि लीडर बोर्ड में भी हमने देखा था, तो पहले दोनों T20Is में 2-2 विकेट्स उनके नाम आए हैं। और सबसे खास बात यही है कि उनको हरमनप्रीत कौर ने नई गेंद से गेंदबाजी करने का मौका दिया है, क्योंकि उनके पास काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस है। क्योंकि दीप्ति शर्मा को भी हमने पहले T20Is के अंदर देखा है कि वो नई गेंद से शुरुआत करती है। अगर एक एंड से रेणुका सिंह ठाकुर कर रही है तो दूसरी एंड से शायद दीप्ति शर्मा को भी गेंदबाजी मिलती है। बट पूजा वस्त्रकर के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है शायद हरमनप्रीत कौर ने भी और इंडियन टीम मैनेजमेंट ने भी, और मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो खरे उतरे हैं। क्योंकि अगर आप वस्त्रकर की बॉलिंग भी देखें तो उनके पास वो जो एक रॉ पेस है जो यूजुअली वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कम देखा जाता है, तो एक एक्स्ट्रा पेस उनके पास जरूर है। अगर आप उनको कंपेयर करें किसी और गेंदबाजों से, रेणुका सिंह ठाकुर हो या मेघना सिंह हो, जो फिलहाल इंडियन स्क्वाड के अंदर जो तेज गेंदबाज है, तो उनके कंपैरिजन में पूजा के पास थोड़ा अधिक पेस भी है जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है।
उनके उसके अलावा उनके पास अच्छे बाउंसर्स भी है। हमने पिछले मैच में देखा था कि उन्होंने आखिर के ओवर्स में, जब डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी कर रहे थे, तब बाउंसर का भी एक अच्छा इस्तेमाल करा था। मेरे ख्याल से 20th ओवर जो थी तभी उन्होंने एक अच्छा बाउंसर भी डाला था। तो अच्छे ऑप्शंस या वेरिएशंस है उनकी गेंदबाजी के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन है उनके सक्सेस के लिए। और T20 अगर हम उनका करियर देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 65 मैचेस उन्होंने खेले हैं अभी तक। तो ये काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और रेगुलरली प्लेइंग 11 का हिस्सा रही है पूजा वस्त्रकर। और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाकर आई थिंक उनके विकेट्स देखें कि कैसे उन्होंने कौन से बल्लेबाजों को आउट करा है, लेफ्टी राइटी, अगर वो हमें देखने मिले तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि फिलहाल अगर हम साउथ अफ्रीकन लाइनअप देखें तो राइट हैंडेड बल्लेबाजों से भरी है ये टीम। बट तो भी उनका वो कैसा अप्रोच रहता है, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा है कि वो कंसिस्टेंटली 5th या 6th स्टंप के लाइन के ऊपर गेंदबाजी करना पसंद करती है। और वैसे ही मुझे लगता है वो लॉरा वुल्फार्ट को जो विकेट उनको मिला था वो काफी अच्छा था। वो चेंज ऑफ पेस भी उन्होंने करा था और लॉरा वुल्फार्ट शायद थोड़ा जल्दी खेल बैठे और उसकी वजह से वो कैच आउट हुए। तो वो एक बेहतरीन चीज लगी पूजा वस्त्रकार के बारे में। तो यहाँ पे वो विकेट समरी जहाँ पे हम देख सकते हैं, तो टोटल 80 विकेट्स हम देख सकते हैं। और वो राइट अधिकतर हैंडर्स के खिलाफ है। राइट हैंडर्स के लिए है। ऑल राइट, तो राइट हैंडर्स के लिए 80 विकेट्स। तो राइट हैंडेड जो बल्लेबाज है 80 विकेट्स उनके नाम है और सबसे ज्यादा कॉट किया है उनको। और आई थिंक लॉरा वुल्फार्ट का भी वैसे ही कुछ विकेट था। और सुनील लीस यहाँ पे हम देख सकते हैं, नरीन डिक्लर इनके नाम है। बट ऑब्वियसली आई थिंक लॉरा वुल्फार्ट का नाम यहाँ पे हमें दिख रहा है एक बार जो आउट किया है। तो वो एक मैचअप मेरे ख्याल से तीसरे T20I में भी देखने लायक होगा, क्योंकि लॉरा वुल्फार्ट ओपनिंग बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका की और पूजा वस्त्रकर नई गेंद से शुरुआत करेंगी भारतीय टीम के लिए। तो वो एक मैचअप मेरे ख्याल से देखने लायक होगा। जी, पूजा का सही ये जो हमने देखा कि मोस्टली राइट हैंडर्स को ही उन्होंने आउट किया है। जो जूली को भी उन्होंने बताया भी कि जो इन टोटल पूजा वस्त्रकर ने इतनी बार आउट किया है उसमें मोस्टली राइट हैंडर्स है। एंड साउथ अफ्रीका से सारे ही राइट हैंडर्स को उन्होंने आउट किया है। 91 टाइम्स वो विकेट ले चुके हैं, जिसमें उनका राइट हैंडर्स के खिलाफ ज्यादा है। सो ये देखने वाला होगा कि लॉरा वुल्फार्ट का जो इस समय हमें 1 पे दिख रहा है वो कितना चेंज होके हमें 1 से वो क्या 2 होता है, क्या नेक्स्ट में लॉरा वुल्फार्ट को वो आउट करते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करते हैं। सो अब हम बात करते हैं स्मृति मंदाना के बारे में कि उनकी बैटिंग नहीं आई, पर स्मृति मंदाना का जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतरीन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने बहुत ही ज्यादा रन्स बनाए हैं एंड कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, इवन फर्स्ट T20I में भी 40+ रन्स उन्होंने बनाए। दैट वाज, आई फील इट इज फाइन, बिकॉज उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो 40 रन के अंदर या 10 रन पे आउट हो गए या स्टार्टिंग में उन्होंने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, मारने की कोशिश करी। तो T20 में 40 रन भी बनाना है, आई फील कि ठीक है कि आप एक ओपनर हो तो आपने हिट करने का ट्राई किया, आपने बाउंड्रीज ट्राई करी। सो वो भी उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। सो अंकित, आपसे बात करते हैं कि स्मृति मंदाना का अगर बैटिंग आती है, अगर रेन इस बार स्पॉइल नहीं करती है, सो स्मृति मंदाना के बैट से हमें कितना अर्धशतक या शतक देखने को मिल सकती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक बहुत खूबसूरत सीरीज गई है। आई सॉरी, एंड एक और थिंक इंटरेस्टिंग सवाल था इसके साथ साथ, क्या उन्हें बॉलिंग भी मिल सकती है? बिकॉज हमने देखा उन्होंने ओडीआईज में बॉलिंग करी एंड टेस्ट में भी उनको मौका मिला था। टेस्ट में भले उन्हें विकेट नहीं मिला, पर ओडीआईज में उन्हें विकेट मिला था। सो क्या T20Is में भी उन्हें बॉलिंग का मौका मिलेगा? सी आई थिंक कोई भी इंडियन फैन शायद हाँ बोलेगा, लेकिन इस सीरीज में आई थिंक हरमनप्रीत के अगर हम माइंडसेट के साथ चले तो आई थिंक बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि छठे बॉलर की तरफ देखा है। बिकॉज अभी तक 5 to 6 ऑप्शन जहाँ पे प्योर बॉलर्स, बिकॉज हमने अभी तक हरमनप्रीत कौर आई थिंक जो अक्सर गेंदबाजी करती है, आई थिंक उनको भी नहीं देखा है। तो आई एम नॉट श्योर कि आखिरी मैच में शायद क्या ये टेस्ट किया जा सकता है, अनलेस कि अगर कोई एकदम आपको एक पार्टनरशिप अगर किसी के बीच बन रही है एंड आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे बैटर्स गलती करें, तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। बट आई थिंक टॉकिंग अबाउट द बैटिंग, बिकॉज जिस हिसाब की सीरीज गई है उनकी, आई थिंक इस सीरीज का लाइक उनके जो स्टैंडर्ड्स रहे आई वुड से, बिकॉज इस सीरीज का उनका लोएस्ट स्कोर 46 था जो पिछले मैच में आया। तो आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी गुड सीरीज जहाँ पे 500 से ज्यादा रन ऑलरेडी उनके हो गए। एंड आई थिंक आखिरी मैच है तो इसको
एक अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहेंगे, बिकॉज इवन T20 में आई थिंक 135 मैचेस लगभग खेले एंड सबसे ज्यादा मैचेस है एंड बट आई थिंक वो जो औसत है आई थिंक शायद वो इनजस्टिस है टू स्मृति मंदाना द नेम, इतना बड़ा नाम है उनका आई थिंक इंडियन क्रिकेट में और ये सीरीज जिस हिसाब से गई है आई एम प्रीटी श्योर कि एक बड़ा स्कोर आना चाहिए जिस हिसाब का उनका फॉर्म है, बिकॉज आई थिंक इस फॉर्मेट में पिछले मैच में भी हमने देखा कि शायद स्पिनर के सामने ही आउट हुई थी जहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया था, तो लेकिन ऐसा भी नहीं रहा है कि उन्होंने अटैक नहीं किया। जब हमने देखा कि दूसरे तीसरे ओवर में ही वो बैकफुट पे जाके लाइक लेग साइड की तरफ बहुत सारे शॉट्स मारे थे इनिशियली इन द इनिंग्स, सो काउंटर अटैक भी कर रही है एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टेंड टू हैपन। लेकिन अगर हम T20s की बात करें तो एक अच्छी चीज देखने मिली आई थिंक उनका अब वो जो कन्वर्टेबल रेट है वो बहुत बेहतर हुआ है, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट ऑब्वियसली इज है सेट की हमने वनडेज में भी देखा, T20s में भी देखा एंड काफी हद तक आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे टेस्ट और वनडे में उन्होंने कन्वर्ट किए थे, आई थिंक ये भी एक ऐसा फॉर्मेट है बिकॉज एज अ ओपनर आई थिंक ओपनर्स ही ऐसे होते हैं जिनके पास शायद ट्रूली एक सही मायनों में चांस होता है एक सेंचुरी या फिर 90s की तरफ रन्स बनाने का, बिकॉज मिडिल ऑर्डर बैटर शायद उतने गेंदे मिलते थे, लेकिन ओपनर को आई थिंक फ्रॉम द बॉल वन वो पिच को देखते भी हैं उस हिसाब से खेलते भी है एंड बिकॉज अभी ईशा का भी सक्सेस राउंड दी कॉर्नर आई थिंक एक अच्छे नोट पे घरेलू सीरीज खत्म करना चाहिए जो ऑलरेडी काफी अच्छी रही है 500 से ज्यादा रन, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आई थिंक एक अर्धशतक आए एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या आप गेंदबाजी की तरफ जाएंगे अनलेस आइदर सेट की शायद किसी के पार्टनरशिप बन रही हो, तो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन लाइक बिकॉज बैटर्स वहाँ पे अक्सर गलती करती है। जी स्मृति की बॉलिंग का तो पता नहीं, पर बैटिंग से डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि काफी रन्स बनाए एंड जो कि वो इस पूरी सीरीज में बनाते आए हैं। एंड अंकित ने जैसा अभी मेंशन किया कि स्मृति मंदाना को इवन पेस से भी एंड स्पिन से भी उनको प्रॉब्लम, बिकॉज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एशले गार्डनर का नाम है, मेगन स्कूट का नाम है, तो दोनों का नाम है यहाँ पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो बेहतरीन गेंदबाज है, तो एक पेसर और स्पिनर दोनों के यहाँ पे इशू हम देख सकते हैं। इवन नेट्स के बाद ब्रंट का यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसमिसल है T20 फॉर्मेट में उनके खिलाफ, सो वो देखने में होगा, एक चैलेंजिंग रहेगा स्मृति मंदाना के लिए कि वो कैसे परफॉर्म करती हैं एंड वो कैसे इस अपना जो इनका चैलेंज है इस समय उससे बाहर निकल के एंड अगर उनको मौका मिलता है, जो कि डेफिनेटली सब चाहेंगे क्योंकि रेन कंटेल किसी को नहीं चाहिए, सो वो फन स्पॉइल ना हो एंड उनके वो एक अच्छे नोट पे इस सीरीज को एंड करें कि हमने देखा शुरुआत उन्होंने एक सेंचुरी से करी थी, सो वी होप कि एंड भी हमें एक सेंचुरी से देखने को मिले, क्योंकि ओडीआईज में सेंचुरी आई, टेस्ट में सेंचुरी आई, डेफिनेटली T20 में भी हर कोई चाहेगा ताकि वो भी वो जो एक उनका वो खिताब है जो कि एक थर्ड प्लेयर बनने वाला, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे लॉरा वुल्फार्ड बनी है टेस्ट में कि ओनली थर्ड प्लेयर जिनके नाम पे तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी है, सो वी डेफिनेटली वांट कि स्मृति मंदाना भी उस प्लेयर्स का हिस्सा बने एंड वो भी हर फॉर्मेट में एक अपने नाम एक सेंचुरी कर ले। सो ये देखने वाला होगा कि स्मृति अपना जो उनका T20 का जो हाई स्कोर था जो कि 87 का था, क्या वो क्रॉस करती हैं, बिकॉज ओपनर हैं तो आपको मौका मिलेगा, सो लेट्स सी। सो अभी हमने काफी स्मृति मंदाना के बारे में डिस्कशन किया, सो अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप की ओर। सो बैटिंग में हमने देखा कि एक न्यू नेम आई वुड से कि लाइक उनको हमने एज एन ऑलराउंडर ही हमेशा देखा है एंड हमने देखा है कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं एंड बॉलिंग का हम कब से सोच रहे थे कि शायद इस बार उन्हें मौका मिलेगा, बट मारिजान कैप ने उनको इस बार मौका नहीं मिला बॉलिंग का, सो वो एक डेफिनेटली लुक आउट होगा कि क्या लास्ट में मे बी उनको मौका मिले। सो जूली आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को मारिजान कैप के बारे में बताइए कि वो कैसा उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं। मेरे ख्याल से मारिजान काप ये मिस डिपेंडेबल है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, क्योंकि किसी भी लाइनअप के अंदर अगर आप उनको फिट कर दे तो आप ज़रूर उम्मीद रखेंगे कि ये कंट्रीब्यूट करने वाली है प्लेयर, कोई भी सिचुएशन हो, फॉरेन कंडीशंस हो, होम कंडीशंस हो, कौन सा भी फॉर्मेट हो, T20 वनडे टेस्ट, ये प्लेयर हमेशा कंट्रीब्यूट करेगी, ये गारंटी होती है काफ़ी लोगों की। तो वैसे कुछ उन्होंने इस सीरीज की भी शुरुआत करी, जो T20 सीरीज जो फिलहाल चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। पहले मैच में हमने देखा एक अच्छी हाफ सेंचुरी लगी थी उनके बल्ले से और दूसरे मैच में भी एक अच्छी शुरुआत उनको मिली थी, खासकर वो राधा यादव के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से अटैक करा था, जो स्ट्रेट हिट्स उन्होंने लगाए थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, तो वो कॉन्फिडेंस देखकर
उनका बहुत बेहतरीन लगा था, काफ़ी कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रही थी और शायद वो जो दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी नेट्स पे खेला होगा, तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा था मारिजान काप ने राधा यादव के खिलाफ, तो वो देखने में सही लगा था और वैसे कुछ उम्मीद करेंगे वो तीसरे टी20 में भी कि बल्लेबाजी में उनको अगर मौका मिलता है दोबारा, क्योंकि नंबर 3 पे आएंगी वो खेलने के लिए, तो तभी भी वैसे ही कुछ कंट्रीब्यूट करे। बट अगर आप बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे उनके, तो मेरे ख्याल से दूसरे टी20 के पहले ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी कि शायद मारिजान काप गेंदबाजी करे, या वो टीजर जैसा था, मुझे पता नहीं, क्योंकि पहला टी20 जब खत्म हुआ था तो मैच के बाद ऐसे कुछ सीन्स थे कि वो गेंदबाजी की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो वो पता नहीं कि वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे, मजे में कुछ चल रहा था, कि वो एक्चुअली सीरियस होकर गेंदबाजी करने वाले थे। तो शायद एक पैंडोरास बॉक्स जैसा हम कहेंगे उन्होंने ओपन करा था, वो इमेजेस देख के वैसे ही कुछ लगा। बट देखते अगर एक आखिरी मौका है उनके पास, तीसरा टी20 है जो खेला जाएगा कल, तो एक अगर एक आध ओवर वो कर ले ताकि देख ले कि उनकी वो इंजरी, जो बैक इंजरी वो फेस कर रही है, वो कितनी सेटल हुई है या नहीं हुई है, तो शायद गेंदबाजी उनको मिल सकती है। बट देखना होगा क्या होता है। बट अगर हम उनका रिकॉर्ड भी, जैसे कि यहाँ पे बल्लेबाजी का रिकॉर्ड देख सकते हैं, 2024 जो फिलहाल ऑनगोइंग ईयर है, वहाँ पे अक्रॉस द फॉर्मेट्स उन्होंने 779 रन्स बनाए हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन उनका रिकॉर्ड रहा है। और इस सीरीज के अंदर भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे प्रदर्शन उन्होंने करे हैं, मिडिल ऑर्डर की ये बल्लेबाज है, और टी20 का जो एक्सपीरियंस है उनका अगर हम देखें तो 100 से भी अधिक उन्होंने मैचेस खेले, 105 मैचेस उन्होंने खेले, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास। और शायद गेंदबाजी के आंकड़े फिलहाल देखना आई थिंक इतना आई थिंक यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि गेंदबाजी करेंगे कि नहीं। बट बैटिंग का अगर हम थोड़ा सा अगर हम और डीप डाइव करें, थोड़ा नीचे जाकर उनका जो डिसमिसल समरी है, अगर उसके ऊपर नजर डालने की कोशिश करें, क्योंकि शायद एक मैचअप हमें देखने मिल सकता है। और मेरे ख्याल से जब पिछले बार हमने डिस्कस करा था तब दीप्ति शर्मा और उनका मैचअप, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि शायद वो एक बेहतरीन मैचअप हो सकता है तीसरे टी20 के लिए। बट अगर इंडियन गेंदबाज वर्सेस मारिजान काप, अगर वैसे हम देखें टी20 के अंदर, आई थिंक एक अच्छा पिक्चर हमें मिल सकता है, क्योंकि इनका विकेट लेना इंडियन टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये बड़े मैच की प्लेयर है, और अगर इनको शुरुआत मिलती है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा स्कोर कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बात करी थी दीप्ति शर्मा, आई थिंक उन्होंने सबसे ज़्यादा बार, जो एक ही बार है फिलहाल, आई थिंक वो आई थिंक आउट टी20 करा आईज है का फॉर्मेट है जी, एब्सोल्युटली टी20 के अंदर दीप्ति बट शर्मा ने ओवरऑल भी वही है। ओवरऑल भी वही है, परफेक्ट। तो आई थिंक ये मैचअप जिसकी हमने आई थिंक पहले पिछले कुछ डिस्कशंस में भी बात करी, तो मुझे पता नहीं ऐसे क्यों, बट आई थिंक जो इंडियन टीम है हमने देखा कि दीप्ति शर्मा का इस्तेमाल पावर प्ले के बाद कर रहे हैं, तो पता नहीं ये कुछ स्ट्रेटेजिक मूव है कि नहीं। बट अगर थोड़ा सा पहले इस्तेमाल करे पावर प्ले के अंदर भी, या जैसे ही मारिजान काप अगर वो पावर प्ले के अंदर ही आती है, तो अगर दीप्ति शर्मा को गेंद थमा दी जाए तो वो एक मैचअप देखने में मजा आएगा। जी, वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पिक होगा, क्योंकि मारिजान कैप की हम बात करते हैं कि काफी अच्छा हिट करती हैं। हमने देखा कि सेकंड टी20 में भी काफी एक एग्रेसिव स्टार्ट करी उन्होंने, एंड एक अच्छी शुरुआत दी, एंड ब्रिट्स के साथ काफी अच्छी एक साझेदारी भी उन्होंने बनाई थी। बट वो उस समय राधा यादव का कैच भी काफी डेफिनेटली बहुत अच्छा था, जो जिस वजह से वो आउट हो गए। बट लेट्स सी कि मारिजान कैप नेक्स्ट में कैसा परफॉर्म करती हैं। सो अभी हमने कैप के बारे में बात करी, तो अंकित, तो अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो हम बात करते हैं कि अगर बॉलिंग साइड में अगर है, तो हम मलाबा के बारे में बात करते हैं कि उनकी भी काफी अच्छा इस समय बॉलिंग से प्रदर्शन रहा है, एक बेहतरीन स्पिनर है ये। सो इनका प्रदर्शन पे आप क्या कहना चाहते हैं कि लाइक साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन का जो हमने देखा कि इनका कोई 3-4 एज सच अभी आया नहीं, इतना इफेक्टिव स्पेल नहीं हुआ। बट क्या थर्ड में हम देखें कि क्योंकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए, राधा यादव ने भी विकेट्स लिए, तो हम देख सकते हैं कि स्पिनर्स ने काफी विकेट लिए हैं। तो एंड टेस्ट में भी हमने देखा चेन्नई में हुआ था, तो स्नेह राणा ने भी विकेट्स लिए थे। सो हम देखें कि स्पिनर्स ने काफी विकेट्स लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से आप मलाबा की परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहते हैं कि वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है इस फाइनल टी20 पे? सी आई थिंक एज अ स्पिनर, और खासकर कि साउथ अफ्रीकन का जो सेटअप रहा है, आई थिंक एक कोई एक आई वुड से कि एक ऐसा सेटअप नहीं रहा है जहाँ पे मिडल ओवर्स में आते हैं स्पिनर्स और गेंदबाजी करते हैं। आई वुड से कि एक आध पावर प्ले में ओवर डालते हैं, फिर 2 ओवर्स मिडल ओवर्स में। और एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इन्होंने पिछले मैच में आखिरी 4 ओवर में भी 1 ओवर डाली थी।
तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज जहाँ पे अलग अलग फेजेस में इनको गेंदबाजी करनी पड़ती है, एंड उस लिहाज से इनका रोल भी थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हमने देखा कि अगर आंकड़ों में शायद 37 विकेट्स ही है, बहुत सारे 37 विकेट्स ही अपने नाम, लेकिन एक अच्छी चीज है कि इंडिया, या अगर हम इंडियन बैटिंग की बात करें तो स्मृति मंदाना के अलावा उस 5 से 6 बैटर्स जो भी है सारे राइटी बैटर्स हैं, एंड अगर अज्यूम करें कि जो हमने सेकंड T20 में हमने प्लेइंग 11 खिलाया, अगर लगभग वैसे ही सेम रहा तो आई थिंक इनके लिए थोड़ा इनएक्सपीरियंस हो जाता है इंडियन बैटिंग लाइनअप। जैसे हम विकेट समरी में भी देखते हैं कि स्मृति को भी डिसमिस किया गिवन द फैक्ट कि वो लेफ्टी है, एंड पिछले मैच भी हमने देखा था कि हालांकि इन्होंने डिसमिस नहीं किया था, लेकिन स्मृति मंदाना एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने ही आउट हुई थी। तो आई थिंक दिस आर स्मॉल थिंग्स जो शायद वो नोट करेंगी, बिकॉज सफारी वर्मा का भी हमने नाम देखा था उसमें, जहाँ पे उनके जो विकेट्स की जो समरी है वहाँ पे स्मृति मंदाना के बाद तो इंडियन बैटर्स को काफी हद तक थोड़ा परेशान किया, और ये चीजें सबसे ज्यादा बार जैसे हम देखते हैं कि राइट हैंड बैटर्स में सबसे ज्यादा बार सफाली वर्मा को डिसमिस कर चुके हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्या इनको एक बार फिर पावर प्ले में लाया जाएगा कि नहीं, बिकॉज पिछले मैच में भी एक विकेट लिया था। तो एंड इट्स ओके अगर आप एक विकेट लेते हो, लेकिन अगर उससे एक विकेट एक बहुत बड़ी विकेट हो सकती है, वो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सफारी वर्मा या फिर स्मृति मंदाना, बिकॉज इंडिया का जो करंट बैटिंग फॉर्म है वो काफी अच्छा है। तो एक विकेट लेना, और अगर आप जल्दी डिसमिस कर रहे हो तो एज अ बॉलिंग साइड आपको हेल्प करता है। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम या फिर इनकी बॉलिंग यूनिट, आई थिंक इट हैज जस्ट गॉट बेटर, बिकॉज हम वनडेज और टेस्ट में शायद बहुत कम बार हमें बिकॉज हम लोग बहुत कम बार ऐसा मौका मिला जहाँ पे हम साउथ अफ्रीकन गेंदबाज की तारीफ करें, लेकिन आई थिंक ये T20 सीरीज पे भी अभी तक हमने थोड़ी धार देखी है, डिसिप्लिन देखी है, अनुशासन देखा उनकी गेंदबाजी में, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज जिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेला जाएगा शायद मलाबा जैसे गेंदबाज आपके लिए बहुत असरदार साबित हो सकते हैं, कैन बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। लेकिन फिलहाल नजर होगी कि नेक्स्ट जो थर्ड T20 है वहां पे थोड़ा और विकेट्स के कॉलम में अगर 2-3 विकेट आए इनके नाम, तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर हर टू एंड दिस सीरीज ऑन अ वेरी गुड नोट। या ये लिटरली एक वॉच आउट वाली थिंग होगी कि कैसा परफॉर्म करते हैं बैटर्स भी एंड बॉलर्स भी, क्योंकि अब लास्ट T20 आई है इस पूरे टूर का, जो कि इतना लंबा टूर, जो एक्साइटिंग टूर मैं कहूंगी, जो स्टार्ट हुआ था 16 से, एंड इतना थ्रिलिंग टूर हमें देखने को मिला। एक वन साइडेड लगा ही नहीं, भले इंडिया जीते थे ओडीआईज भी एंड टेस्ट भी, बट एक फाइटिंग जो हमें देखने को मिली है फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन साइड, दैट वाज कमेंडेबल। ओडीआईज में भी जो सेकंड ओडीआई, उसके बारे में तो हम क्या ही बताएं, मतलब 4 सेंचुरीज हमें देखने को मिली, फर्स्ट टाइम वो चीज हुई, एंड उसमें साउथ अफ्रीका ने लाइक इतना बड़ा टोटल होने के बाद भी वो सिर्फ मात्र 4 रन से हारे थे। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग फाइट था। फिर जब हमने देखा कि टेस्ट में भी इतना बड़ा टोटल था आपके सामने, तब भी आपने एट द एंड लीड दी फॉलो ऑन के बाद भी, जो लगा था कि शायद इनिंग्स से इंडिया जीत सकती है, तो वो भी नहीं हुआ, एंड साउथ अफ्रीका ने वो फाइट दिखाई, एंड उनके सारा फाइट एंड जो डिटर्मिनेशन था वो हमें T20I में दिखा। उन्होंने फर्स्ट T20I 12 रन से अपने नाम वो विक्ट्री दर्ज करी, एंड इवन इंडियन पर्सपेक्टिव से भी वो 12 रन, मतलब हम देख रहे हैं कि सब क्लोज मैचेस में था, एंड नेवर नोज अगर कल भी मैच होता तो शायद फिर से एक क्लोज मैच देखने को मिलता, क्योंकि 177 का था एंड बारिश हो गई थी, तो फिर कंडीशंस थोड़े चेंज होते तो फिर कैसा परफॉर्मेंस होता। सो ये तो देखने वाला था। अब थर्ड T20I 9 तारीख को ही होने वाला है 7 बजे। सो आई रिक्वेस्ट आप लोग, जियो सिनेमा पे ये फ्री स्ट्रीम होगा, आप लोग जाके देखिए, एंड इसके मैच के बारे में जो भी डिटेल्स है हम उसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसमें भी आप ये डैशबोर्ड जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो अब हम समय जाया ना करते हुए फैंटेसी 11 की ओर चलते हैं कि थर्ड T20I पे हमारी जो लास्ट मैच है इस पूरे मल्टी फॉर्मेट टूर का, वो उसकी जो फैंटेसी है थर्ड T20I की वो कैसी होती है। So let's have a look at that. एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें इस आखिरी T20 है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो शुरुआत करते विकेट कीपर्स के साथ, जहाँ पे हमने साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर जाफ्ता को लिया है। आई थिंक इंडियन कीपर के बारे में भी ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, बिकॉज शायद हमने इसलिए लिया बिकॉज ऋचा घोष या फिर उमा छेत्री खेलेगी। आई थिंक उस पर थोड़ी अनसर्टेनिटी है। अगर इंडिया की बैटिंग आती है तो आई थिंक आप लोग डेफिनेटली उमा छेत्री के साथ जा सकते हो, एंड इवन जाफ्ता इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बैटर्स में हमने 5 बैटर्स को लिए, बिकॉज जैसे ही सीरीज चली हमने देखा है कि बैटर्स का आई थिंक डोमिनेशन रहा इस सीरीज में, इस T20 सीरीज में। लॉरा वॉल्वर्ट और ब्रिट्स आई थिंक साउथ अफ्रीकन ड्यूओ,
लोरा की ऑब्वियसली हाफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन पिछले दोनों मैचेस में 30 to 40 पॉइंट्स दे रही है, एंड हो सकता है कि इस मैच में लोरा की बड़ी इनिंग्स है। ब्रिट्स ने पिछले 2 मैच में अर्शतक बनाया, एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकती है कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी के लिए अगर साउथ अफ्रीका की एक बार फिर से बैटिंग पहले आती है, तो आई थिंक उनकी भी जगह बनती है हमारी टीम में। एंड तीन इंडियन बैटर्स जिसमें स्मृति मंदाना, आई थिंक उनका भी काफी अच्छा फॉर्म रहा है। आखिरी मैच है, शायद कुछ और रन्स बनाना पसंद करेंगी, सीरीज को अच्छे नोट पे फिनिश करना पसंद करेगी। एंड द लाइक्स ऑफ हरमनप्रीत कौर एंड जेमिमा, पिछले मैच में तीनों बैटर्स ने डबल डिजिट्स में रन्स बनाए थे, और खास करके जेमिमा ने अर्शतक भी बनाया था। हरमनप्रीत का भी 30-35 रन का योगदान था। तो सारे बैटर्स काफी अच्छे फॉर्म में, इसलिए 5 बैटर्स और एक विकेट कीपर का कॉम्बिनेशन रखा है हमने। उसके बाद कीपर्स और बैटर्स के बाद हमने 4 ऑलराउंडर्स रखे इस फैंटेसी 11 के अंदर, जिसमें मारिजान काप का नाम शामिल है, नदीन डी क्लर्क, ये 2 साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स, और उसके बाद 2 इंडियन ऑलराउंडर्स दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकार। मारिजान काप को हमने कप्तान बनाया इस फैंटेसी पिक्स के अंदर, क्योंकि वो एक अच्छी कंट्रीब्यूटर रही है दोनों T20Is के अंदर। हमने देखा था पहले मैच में तो हाफ सेंचुरी लगाई थी, और दूसरे मैच में भी अच्छी शुरुआत उनको मिली थी, तेज तरार 20 रन उनके बल्ले से आए थे, तो वो कप्तानी हमने उनको दी है, ताकि जो भी वो कंट्रीब्यूट करे तो आपके पॉइंट्स डबल हो सकते हैं। जितने भी रन्स मारिजान का आप बनाएंगे तो वो डबल पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद नदीन डी क्लर्क, जो एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, पहले T20I में एक विकेट भी लिया था उन्होंने, तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ये योगदान कर सकती है। तो एक ऑलराउंड पैकेज नदीन डी क्लर्क रही है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, तो काफी एक यूजफुल एसेट है साउथ अफ्रीकन प्लेइंग 11 के अंदर। उसके बाद 2 इंडियन ऑलराउंडर्स इस फैंटेसी पिक्स के अंदर शामिल है, जो कि एक दीप्ति शर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में हमने देखा कि 4 ओवर में केवल 20 रन ही दिए थे, और 2 बड़े विकेट्स, जिसमें तैजमिन ब्रिट्स और मारिजान काप, ये 2 बड़े विकेट्स उनके नाम आए थे। तो काफी किफायती गेंदबाजी भी करी थी, विकेट टेकिंग भी रही थी, तो ये एक मस्ट हैव है आपके फैंटेसी 11 के अंदर। और उनके अलावा पूजा वस्त्रकर, जिनको हमने वाइस कैप्टन भी रखा है, क्योंकि काफी कंसिस्टेंट रही है वो गेंद से, दोनों मैचेस में 2-2 विकेट्स उनके नाम आए हैं। नई गेंद से अच्छी शुरुआत करती है भारतीय टीम के लिए, अर्ली ब्रेक थ्रूज शायद वो देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि पहले 2 मैचेस में हमने देखा था कि वो अर्ली विकेट नहीं चटका पा रही थी, बट तीसरे मैच में दोबारा उनको मौका मिलेगा, तो अगर अर्ली ब्रेक थ्रूज देती है तो वो काफी अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए। जी, अगर बॉलर्स की बात करें तो हमने राधा यादव को लिया है, वो काफी कंसिस्टेंट रही है इस पूरे मल्टी फॉर्मेट सीरीज में, एंड T20Is में भी उन्होंने विकेट्स लिए हैं, सो काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं फ्रॉम द बॉलिंग पर्सपेक्टिव। बाकी हमने बैकअप्स में शेफाली वर्मा को रखा है। अगर इंडियन लाइक इफ दे आर चेजिंग, सो यू कैन हैव शेफाली वर्मा, क्योंकि एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं एंड वो काफी पॉइंट्स दे सकते हैं आपको उसमें। क्लोई टायरन को हमने साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से एक बैकअप ऑप्शन रखा है, कि वो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों करते हैं, पर बैटिंग का लाइक उतना मौका नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा शायद नीचे आते हैं, बट स्टिल वो आपको पॉइंट्स दे सकती हैं। खाका को बॉलिंग साइड से हमने साउथ अफ्रीका में ऑप्शन रखा है, एंड श्रियंका पाटिल, उनकी अभी वापसी हुई इस सेकेंड T20I में, बट उनका प्रदर्शन थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, साधारण रहा मैं कहूंगी, तो इस वजह से उनको हमने एज अ बैकअप ऑप्शन रखा है। सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11। सो मैं दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये फाइनल T20I जो इतना अच्छा टूर जो चल रहा है उसमें फाइनली अब क्या होता है। क्या साउथ अफ्रीका अपनी पहली सीरीज जीत अपने नाम करता है, 2-0 से साउथ अफ्रीका जीतता है, या फिर इंडिया इसको इक्वल करता है 1-1 करके, जो कि डोमिनेंस उन्होंने शुरुआत से दिखाया है इस पूरे मल्टी फॉर्मेट में, क्या वो होता है, या फिर हमें एक क्लोज फिनिश मैच देखने को मिलता है। बिकॉज आई फील रेन कर्टेल मैच तो कोई देखना नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं कि वो थर्ड मैच हो। वेदर कंडीशंस है थोड़ी इस समय 9 जुलाई के लिए भी, बट वी होप एंड प्रे एज क्रिकेट फैंस की वो चीज ना हो एंड एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिले। सो गाइस स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग, एंड हम आगे एशिया कप भी यहीं पे कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।